नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी को देखेंगे। इसका चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास, जिसमें संसाधन के बारे में बताया गया है कि संसाधन कितने तरह के होते हैं और इसका हमारे मानव जीवन में क्या क्या उपयोग होता है और किस तरह हम इसका यूज़ करते हैं, तो इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और साथ साथ इसमें मिट्टी के बारे में भी बताया गया है। तो थोड़ा चैप्टर बड़ा है, इसीलिए इसमें जो भी इससे लघुत्तरीय प्रश्न बनेंगे आज हम लोग उसी को करेंगे और साथ ही साथ इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि संसाधन क्या होता है। तो संसाधन वह होता है जिसका प्रयोग मानव अपनी इच्छानुसार करता है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम बिना किसी से पूछे कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग करने में बिल्कुल ही स्वतंत्र है। तो इसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। एक मानव दूसरे मानव के लिए भी संसाधन होता है। अगर आप समझें एक शब्द में तो यह है कि संसाधन वह है जो हमें हमेशा काम आता है, जिसका हम उपयोग करते हैं, वही संसाधन कहलाता है, ठीक है। तो आप भी एक संसाधन है, आपके पास जो बुक है वह भी एक संसाधन है क्योंकि वो आपको पढ़ाता है। तो इसी प्रकार जो भी वस्तु आपको काम आए वह संसाधन है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जो भी चीज़ दुनिया में जो भी चीज़ है वह संसाधन है क्योंकि वो हमारे काम आती है। तो यही है चैप्टर, यही है और इसी पर पूरा चैप्टर है। तो चलिए हम लोग इसका बहुवैकल्पिक प्रश्न करते हैं। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो है वह एक अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन वह होता है, ठीक है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, और अनवीकरणीय ऐसा संसाधन होता है जो ख़त्म हो जाता है, जिसका प्रयोग हमें सीमित मात्रा में करना चाहिए। इसीलिए लौह अयस्क जो है वह है अनवीकरणीय संसाधन, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर, यानी कि घ सही है। फिर है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वह संसाधन है आपका पुनः पूर्ति योग, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो यह आंसर है पुनः पूर्ति योग, क्योंकि यह जो है एक मानवकृत संसाधन है, ठीक है, यह अजैव संसाधन है, अचक्रीय संसाधन है, इसीलिए यह जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है, क्योंकि इसका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में मुख्य कारण कौन सा है। तो पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य, यानी कि भूमि निम्नीकरण का अर्थ हो गया कि भूमि का एक जगह से उखड़ कर दूसरे जगह जाना, इस प्रकार हो गया भूमि निम्नीकरण, हम लोग इसी को कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण वहाँ भूमि निम्नीकरण होता है। फिर चौथा है निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती अपनाई जाती है। तो सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड में की जाती है। तो ये आपका चारों हो गया। उसके बाद आगे है इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो काली मृदा जो है वह महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ग सही हो गया, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लेंगे। फिर आगे देखिए, दूसरा प्रश्न बता रहा है। दूसरा प्रश्न में 4 प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी, और एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो आपको ज़रूर बनाना ही चाहिए इसको, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए हम लोग इन चारों प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है तथा इन पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा है। 3 राज्य में आता है आपका महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, और मुख्य रूप से उगाई जाने वाली जो फसल है वह है कपास। फिर क्वेश्चन नंबर 2, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है। तो नदी के डेल्टा में पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है वह जलोढ़ मिट्टी होती है, क्योंकि वो नदी के पास होती है, इसीलिए उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और वही पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर इसका विशेषता देखिए कि वह बहुत उपजाऊ होती है, इसीलिए फसलों की खेती के लिए अच्छी है। फिर यह रेत, गाद, मिट्टी के विभिन्न अनुपातों से मिलकर
बनता है। फिर तीसरा जो है वह इसमें पोटाश, चूना, फास्फोरिक एसिड की अच्छी मात्रा होती है, जो धान और गन्ने की वृद्धि के लिए अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि यह जो है नदी के पास पाई जाती है, इसीलिए हम इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और साथ ही साथ खेतों के लिए यह बहुत ही अच्छी होती है। यही इसकी सबसे मुख्य विशेषता है। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए, थर्ड है ये कि पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो मिट्टी का कटाव होता है उसको रोकने के लिए हम बहुत सारे कदम उठा सकते हैं, जैसे कि समोच्च खेत जुताई। ठीक है, मतलब कि समोच्च जुताई का मतलब हो गया कि जहाँ पर ढलान होता है ना, वहाँ ढलान के क्षेत्र में पंक्ति बनाकर कोई कृषक अगर खेती करे तो हम उसको बोलते हैं समोच्च खेती, जो कि बहुत अच्छी होती है और उसमें उपजाऊ भी बहुत अच्छा होता है। तो समोच्च जुताई हो गया, जिसमें हम लोग मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। फिर दूसरा हो गया टेरेस फार्मिंग, जिसको हम लोग टेरेस खेती बोलते हैं। तो वो हो गया जिसमें हम लोग सीढ़ीदार खेती करते हैं। ठीक है, तो सीढ़ीदार खेती को हम लोग यहाँ टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, जिससे हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। फिर तीसरा जो है वह है स्ट्रिप क्रॉपिंग, यानी फसलों के बीच घास की जो स्ट्रिप होती है उसको बढ़ने दिया जाता है, और इस प्रकार हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। तो यह 3 उपाय जो है वह बहुत ही अच्छा है, जिससे हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। तो पहला हो गया समोच्च जुताई, दूसरा हो गया टेरेस फार्मिंग, तीसरा हो गया स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो इन तीनों का यूज़ करके आप चाहे कृषक मतलब मिट्टी के कटाव को नियंत्रित कर सकता है। फिर चौथा क्वेश्चन है जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। तो आप के इस शब्द से ही स्पष्ट है कि जैव मतलब जैविक और अजैव मतलब अजैविक। तो जैव संसाधन उसको कहते हैं जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इसमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, मत्स्य और बहुत सारे जो भी जिसमें जान होता है, प्राण होता है, वही होता है जैविक। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। फिर अजैव संसाधन, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं उसको हम अजैव संसाधन कहते हैं। और उदाहरण में आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे चट्टान, धातुएं, कुर्सी, टेबल, ईटीसी जो भी है, बुक, ये सब हो गया आपका अजैव संसाधन। तो इतना क्वेश्चन आपका था जो कि लघुत्तरीय प्रश्न से संबंधित था। तो आप इसको अच्छे से बनाकर याद कर लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर करें। तो फिर हम लोग मिलते हैं इससे आगे के जो 2 प्रश्न बचे हैं, जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। ये आप देख लीजिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है इसमें। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि तीसरा है, निम्नलिखित के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दें। तो इसका हम लोग करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप इनसे अपना नोट्स बना लीजिए और फिर याद कर लीजिए ताकि आपको कोई समझने में तकलीफ़ ना हो। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।